अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं ले आई हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरे नावल्स में शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा पढ़ा हुआ नावल कैसा लगा और आगे आप कैसे नावल सुनना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं नया नावल। इस नावल का नाम है शर्त आजमाइश और इसकी राइटर है अरूबा मुस्कान। तो शुरू करते हैं। शर्त आजमाइश और सब्र से जुड़ी मोहब्बत की कहानी। शर्त आजमाइश पार्ट 1 बाय अरूबा मुस्कान। बीजान देखे मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने A+ भी लिया। सीढ़ियों से नीचे उतरती हंसती मुस्कुराती ईशल हमदान ने जन्नत बीज से लिपटे हुए अपनी खुशी का इजहार किया। बीजान ने भी अपनी लाडली को अपने साथ लगाते मुंह चूमा और शाबाशी दी। मेरी बच्ची खैर से कितनी जमातें पास हो गई? पूरी 10। ईशल ने दोनों हाथों की उंगलियां खोलकर 10 का इशारा किया, ऐसे जैसे बस खत्म काम पूरा हुआ। वाह वाह माशाल्लाह, बस फिर अब हम तुम्हारी शादी कर देंगे। बीजान। क्या बीजान? तुम्हारी फूफू जान की हमने मैट्रिक करते ही शादी कर दी थी। अच्छा ऐसा है क्या? मगर मैं बाबा जान की बेटी हूँ और बाबा जान की शादी तो पूरी 16 जमातें पास करने के बाद हुई थी। बस मैं बाबा जान की बेटी हूँ, उन्हीं की कॉपी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दादी पोती ने मुश्तरका जवाब दिया। हमदान मियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक बीजान, बस अल्लाह से दुआ करें मेरी बेटी हर इम्तिहान में ऐसे ही कामयाब होती रहे। हमदान साहब ने ईशल के सर पर हाथ रखते हुए उसे दुआ दी। आमीन सुम्मा आमीन। बीजान ने भी दिल से अपनी लाडली पोती के लिए आमीन कहा। बाबा जान ये क्या है? ईशल ने हमदान साहब के हाथ में पकड़े मुख्तलिफ शॉपर्स देखते हुए सवाल किया। मिठाई। आपको मेरे रिजल्ट का कैसे पता चला? ईशल ने मिठाई पे नज़र पड़ते हुए पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हारा रिजल्ट आए और तुम्हारे बाबा घर समेत पूरे मोहल्ले के लिए मिठाई लिए काम से जल्दी घर ना लौट आए? ये आवाज़ बतूल बेगम की थी। मामा जानी, मैंने अलीज़ा वाले कॉलेज जाना है। ईशल ने ये फरमाइश अपनी माँ को देखते ही सुना दी, क्योंकि वो जानती थी बतूल बेगम उसे घर के करीब वाले कॉलेज में दाखिला दिलवाएंगे। ना बिल्कुल नहीं, बहुत दूर है, मैं तुम्हें कभी नहीं भेजूंगी। और वही हुआ जिसका ईशल हमदान को पहले से ही अंदेशा था। बतुल बेगम ने साफ साफ इनकार कर दिया। पर मामा वो अच्छा कॉलेज है। ईशल हमदान ने उदास से चेहरे के साथ इल्तिजा की। नेहा और बसमा को देखो, कितनी अच्छी बच्चियां हैं, तुम्हारी दोस्तें हैं, इसी कॉलेज में जाएंगी, तुम उन्हें छोड़कर इतनी दूर जाओगी? बतुल बेगम अब बस भी करो, आज ही तो बच्ची का रिजल्ट आया है, दिन खराब ना करो उसका। हमदान साहब ने फिल वक्त ये बात यहीं छोड़ देने की दरख्वास्त की। ठीक है हमदान साहब, आप जाने और आपकी औलाद जाने। बतुल बेगम लापरवाही अपनाते ठीक ठाक बेरुखी बरतते वापस किचन का रुख कर गई थी। बाबा जान मैं चाय बनाती हूँ, फिर हम पार्टी करेंगे। ईशल को हमदान साहब के लाए शॉपर्स में अपने पसंदीदा बेकरी आइटम्स नजर आ रहे थे, जिसके लिए वो फिल वक्त हर फिक्र को साइड पे रखना चाहती थी। एक मौलवी और 4 गवाहान का बंदोबस्त करने में इतना वक्त लगा रहे हो तुम लोग? जल्दी करो। हाँ उसी फ्लैट पर, मैं उसे खुद लेकर आता हूँ। फ़ोन बंद करते वो शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। लंबा कद, सियाह घने बाल, हल्की हल्की दाढ़ी, गंदमी रंगत, आधी आस्तीन की प्रिंटेड शर्ट, एक हाथ में दो अंगूठियां, काली कलाई पर लाल धागा, दूसरे हाथ की कलाई में कीमती घड़ी, गले में चेन को घुमाते, कान में टॉप्स पहने वो गुंडों वाले होलिये में भी कहीं ना कहीं हसीन नजर आता है। उसकी तैयारी मुकम्मल थी, वो तैयार था। गाड़ी की चाबी अपनी उंगली में घुमाते अजलान जाजिब की नज़र सामने लॉन की तरफ गई। हाय मॉम, हाय डैड। जाजिब रहमान अपनी मिसेस जरमीन बेगम के साथ लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। आखिरी बार क्लास कब अटेंड की थी तुमने? सवाल सीधा जाजिब रहमान की तरफ से आया था। यही कोई 4 दिन पहले यूनिवर्सिटी गया था मैं डैड। यूनिवर्सिटी तो तुम हफ्ते में 1-2 बार चले ही जाते हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आखिरी बार क्लास में कब गए थे, किताबें कब खोली थी, ली भी थी या नहीं? अजलान के पास कोई माकूल वजाहत नहीं थी सिवाय अपने डैड की बातें सुनने के। वो फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता था। और ये क्या हुलिया बना रखा है? ये गले में चेन, कान में टॉप्स, ये फटी जीन्स, क्या है ये सब? हाँ
उनके लहजे में गुस्सा और अफसोस वाज़ेह था। कौन कहता है कि तुम इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के बेटे हो? यूनिवर्सिटी कहती है डैड, सारी यूनिवर्सिटी कहती है। अजलान जाजिब बोला तो उसकी आवाज़ से झलकता गुरूर और तकब्बुर जाजिब रहमान के गम और गुस्से को आवाज़ दे गया। बकवास बंद करो अपनी। शौहर की आवाज़ ऊंची हुई तो जरमीन बेगम ने भी घबराकर सारा मामला संभालना चाहा, क्योंकि वो जानती थी जाजिब साहब गुस्से में अजलान की ठीक ठाक करेंगे और अजलान भी बोलने से पहले नहीं सोचेगा। अरे आप क्या कर रहे हैं? तुम जाओ। जरमीन बेगम ने अजलान को जाने का इशारा किया। अजलान भी ढिठाई से बाय मॉम बाय डैड कहता ये जा वो जा हो गया। आप क्यों इतना गुस्सा करते हैं? आपका बीपी हाई हो जाएगा। ये एहतियात किया करें। आजकल के बच्चे ऐसे ही तो होते हैं। पिछले 1 साल से ये दूसरे सेमेस्टर में है, ना पढ़ रहा है ना ऑफिस ज्वाइन कर रहा है। ये आखिर कर क्या रहा है? आप बिला वजह इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। अजलान इकलौता बेटा है हमारा, जो है इसी का तो है, आखिर इसे ही संभालना है। जी लेने दे 4 दिन अपनी मर्जी से, फिर ऑफिस ही तो बैठना है सारी ज़िंदगी, वही फाइलें वही मीटिंगें। तुम उसे समझाने की बजाय मुझे समझा रही हो। गलत कर रही हो जरमीन बेगम, बहुत गलत कर रही हो। जाजिब रहमान का गुस्सा किसी सूरत कम होता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ना रहा तो मेरी सालों की मेहनत, ये एम्पायर, ये शान और शौकत, ये लड़का मिनटों में डुबोएगा। याद रखना मेरी बात। अल्लाह ना करे कैसी बातें करते हैं आप भी। जरमीन बेगम ने कहा, देखो मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी ये अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाए, ऑफिस आना शुरू कर दे, काम सीखे, काम संभाले, कुछ बोझ मेरे कंधों से भी उतरे। बात करो इससे, समझाओ इसको। ठीक है, मैं बात करूंगी, आप रिलैक्स तो हो जाएं। सरमीन बेगम जानती थी कि अब जाजिब साहब की हाँ में हाँ मिलाने के सिवा और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्होंने बात खत्म करने की गर्ज से कह दिया, वरना वो अजलान को खूब ढील देने की कायल थी। बेटा सारी पैकिंग हो गई? देख लो कुछ रह ना जाए। जी अम्मी जान सब हो गया। पर अम्मी जान मैं सोच रहा था क्यों ना मैं हॉस्टल। बेटा तुम्हारे मामू ने कहा है कि उनके घर के होते हुए तुम 2 साल हॉस्टल में रहकर बीए एमबीए क्यों करोगे? और फिर तुम्हारी नानी जान भी तो है वहाँ, तुम वहाँ आराम से रहना। तुम्हारी मानी भी बहुत अच्छी है, अच्छे से रहना, सबका ख्याल रखना। सबाहत बेगम ने अपने बेटे को प्यार से समझाते हुए माथा चूमा। शहजीन ने भी अपनी माँ का हाथ थामते बोसा लिया। तुम वहाँ आराम से रहोगे तो हम भी यहाँ बेफिक्र रह सकेंगे। काजिम शाहनवाज की बारौब आवाज़ उनके कानों में पड़ी। जी अब्बू जान, जैसे आप दोनों कहें। ये कहते शहजीन अपने वालिद के गले लगा। ये कुछ तोहफे हैं सबके लिए, जाकर अपनी मुमानी जान के हाथ में दे देना। सबाहत काजिम ने शहजीन के हाथ में बैग थमाते हुए कहा, ठीक है अम्मी जान, आप अपना और अब्बू जी का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं वीकेंड पर आता जाता रहूँगा। अब शहजीन काजिम एक नए सफ़र के लिए तैयार था, वो सफ़र जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान में। यूँ अलविदाई कलमात के साथ काजिम शाहनवाज और उनकी बेगम ने अपने इकलौते बेटे को लाहौर पढ़ने के लिए रुखसत किया। ओह यार क्या मुसीबत है, काश अलीज़ा वाला कॉलेज यहाँ और ये वाला कॉलेज वहाँ होता। ईशल नेहा और बिस्मा के साथ कॉलेज में चल रही थी और ये तीनों ही एडमिशन के सिलसिले में यहाँ आई थी। खुदा का खौफ करो ईशल, इतना अच्छा कॉलेज है, आखिर तुम्हें क्या चिढ़ है इस कॉलेज से? बिस्मा ने ईशल का मुंह फुला देख कर पूछा। तुम्हारा A+ नहीं आया ना, तभी ये भी गनीमत लग रहा है। ईशल ने बगैर किसी लिहाज के सुनाई, और यही सच था। मैं तो दुआ कर रही हूँ मेरा नाम ही ना आए मेरिट लिस्ट में। ईशल अपने ही जोन में थी। और मैं दुआ कर रही हूँ मेरा नाम आ जाए, मैं तो बच्चों में टॉफ़ियाँ बांटूंगी, शुक्राने की नवाफिल अदा करूंगी। नेहा ने आसमान की तरफ देखते दुआ करते कहा, मैं भी। बिस्मा ने भी रजामंदी जाहिर कर दी, मैं भी ये सब कुछ करूंगी अगर मेरा नाम ना आया तब। ईशल हमदान ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा, वो अब मेरिट लिस्ट के करीब आ चुकी थी। और ये क्या? नेहा और बिस्मा का फलक शगाफ कह कहा। ईशल को खतरे की घंटी सुनाई देने लगी। मेरिट लिस्ट में पहला नाम ही ईशल हमदान का था। क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ईशल अपना नाम बार बार चेक कर रही थी। उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे तीनों यार। बिस्मा और नेहा ने गाना गुनगुनाते उसका हाथ थामते उसे अपने साथ ज़बरदस्ती झूम उठने पर मजबूर किया। मैं अभी आंटी को फ़ोन करके बताती हूँ कि हमारी ईशल से ज़्यादा होनहार तो यहाँ कोई था ही नहीं, बिस्मा ने उसे छेड़ते हुए कहा।
इन तीनों का नाम लिस्ट में शामिल था, जिसका मतलब वो तीनों साथ रहने वाली थी। ईशल का दिल किया सर दीवार में जा मारे। क्या जरूरत थी इतना पढ़ने की। वह बेदिली से कदम बढ़ाती घर लौट रही थी, जबकि बिस्मा और नेहा की खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उन दोनों का इरादा भी ईशल के साथ उसके घर आने का था, क्योंकि वो कोई भी सीन मिस नहीं करना चाहती थी। दिल ही दिल में वो दोनों बहुत खुश थी कि ईशल भी उनके साथ ही होगी। ये इन दोनों का ईशल के लिए प्यार था। ईशल भी उन दोनों से बहुत प्यार करती थी, मगर उसका शौक किसी बड़े से कॉलेज में एडमिशन लेने का था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो डिजर्व भी करती थी, मगर बतूल बेगम उसे किसी सूरत दूर नहीं भेजना चाहती थी। वो अपनी बेटी की लाओ वाली सी तबीयत से खूब वाकिफ थी। क्या हुआ ईशल बेटा, नाम आया? बतूल बेगम ने ईशल की रोती सूरत देखते ही फिक्रमंदी से पूछा। आंटी, नाम आया, और ऐसा आया कि बच्ची अभी शॉक्ड है। यूं बिस्मा ने सारी दास्तान यार की सुनाई और बतूल बेगम ने ईशल की एक ना सुनी और अगले ही दिन खुद ले जाकर एडमिशन करवा दिया। मैं हफ्ते में बस 2 ही दिन आया करूंगी कॉलेज, मैं पहले ही बता रही हूँ, ईशल ने वापसी पर अहम ऐलान करते कहा। ठीक है बेटा, 2 दिन ही बहुत है, तुमने घर के काम भी तो करने होते हैं ना। मैं समझ सकती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ शाजिया मासी को छुट्टी दे दूँ, तुम 4-5 दिन तो घर ही होगी। बतुल बेगम ने हंसते हंसते ईशल को छेड़ा था। अगली सुबह ईशल हमदान का खराब मूड मिनटों में ठीक हो गया जब हमदान साहब ने उसे बिल्ली का तोहफा दिया। ईशल को बिल्लियां बहुत पसंद थी। साथ वाले घर में एक बिल्ला रहता था। ईशल उसे भी पसंद करती थी, पर कभी बतूल बेगम ने उसे खुद बिल्ली लेने नहीं दी थी। अब हमदान साहब उनके एक छोटी सी बिल्ली लेकर आए थे। वो अपनी बेटी का मूड ठीक करना चाहते थे और अब ईशल हमदान सब भूल भाल के बिल्ली का नाम सोचने में मसरूफ थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने तीसरी मर्तबा दोहराया। जी कबूल है, दूल्हे का जवाब। एहजाब व कबूल के बाद अब वो दोनों मियाँ बीवी थे। सारी कार्रवाई दोस्त के एक फ्लैट पर हुई थी। वो समीर से मौलवी साहब को छोड़ आने का कहता है और अपने एक दोस्त रमीज़ से मुखातिब हुए कहता है। चाबी? जिस पर रमीज़ मुंह बनाकर चाबी अजलान के हवाले करता है और वो ये चाबी अहमद और सहर के आगे रखता है, जिसे वो दोनों नासमझी से देखते हैं। ये लो तुम्हारी शादी का तोहफा, अजलान अहमद और सहर से कहता है। अहमद उसे सवाले नज़रों से देखता है, क्योंकि वो चाबी उनके दोस्त के फ्लैट की थी और इस वक्त वो सब उसी फ्लैट पर मौजूद थे। कुछ गड़बड़ का एहसास करते अहमद रमीज़ और अजलान को लिए कमरे से बाहर आ गया था। समीर भी मौलवी साहब को गवाहान को छोड़कर आया था और अब उनके पास खड़ा एक नए पेंडोरा बॉक्स खुलने का इंतज़ार कर रहा था। वो फ्लैट उनके दोस्त रमीज़ का था, जिसकी चाबी उससे दी जा रही थी, वो भी शादी के तोहफे में। मगर कुछ नहीं, ये फ्लैट मैंने रमीज़ से जीता है, अब ये तेरा है, अब ये मेरा है। अजलान ने रमीज़ की तरफ जताती नज़रों से देखते हुए कहा। उसकी नज़रों में जीत जाने की खुशी थी। और मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्या क्या मतलब? तुमने रमीज़ से शर्त लगाई थी, और वो भी मेरी और सहर की शादी की? हाँ बाबा, लगाई थी। अजलान ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अजलान, और एक बार फिर जीत मेरी हुई। अजलान जाजिब की हा 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 हा। और देखो, फ़ायदा तो तुम्हारा ही हुआ है, मुफ्त में फ्लैट भी मिल गया और बीवी भी। ये शर्त लगाने वाली आदत बहुत बुरी है तुम्हारी, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अहमद ने कहा। आदतें तो बहुत सी बुरी हैं मुझ में, क्या करूँ, किस किस को छोड़ूँ? सवाल पर सवाल करते अजलान अब सिगरेट मुंह में दबा चुका था और लाइटर से सिगरेट जलाए अपनी जीत को मना रहा था। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। कब तक डरपोक आशिकों वाली जिंदगी गुजारते रहते? अजलान ने सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते समीर को इशारा किया। हाँ यार कह दो तू। अजलान ठीक रहा है। अगर अजलान ना होता तो तुम दोनों की शादी कौन करवाता? उसने तो सहर को तुम्हारे लिए मनाया, उसे तुम्हारी मोहब्बत का यकीन दिलाया और दूसरी तरफ तुम पे सहर की मोहब्बत का जादू जगाया। समीर ने अजलान की जद्दोजहद का खुलासा करते हुए कहा। और ये सब कुछ अजलान जाजिब ने मेरी दोस्ती में नहीं, बल्कि अपनी लगाई हुई शर्त जीतने के लिए किया। अहमद को गोया यकीन आना मुश्किल था कि उसकी शादी दरअसल अजलान के जीतने का बहाना थी। हा 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 हा, जीत के लिए कुछ भी। अजलान ने रमीज़ को उसी के फ्लैट से बाहर जाते देखकर चिढ़ाते हुए कहा था। चल बस कर अब, ये ना हुआ अगली शर्त ये तेरी तलाक करवाने पे लगा दे, समीर ने कहा और वो हंसने लगे।
कॉलेज से आते ही ईशल किचन का रुख करती है। आज उसका कॉलेज का पहला दिन था। वो काफ़ी थक गई थी। किचन में जाते ही वो दुपट्टा उतार कर डाइनिंग टेबल पर पटकती है और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर कुर्सी खींच कर बैठने की बजाय मेज़ पर चढ़कर बैठ जाती है। इतने में उसका नया नवेला तोहफा उसकी तरफ आता दिखाई देता है। उसकी मानो बिल्ली बोतल को मुंह लगाए गुड़गुड़ पानी पीती। वो अपने पाँव से मानो बिल्ली के हल्के फुल्के वजूद पर वो धीरे धीरे पाँव फेर रही थी। उसकी बिल्ली भी एक ही दिन में उससे बहुत ज़्यादा मानूस दिखाई देती थी। ऐसा लगता है ईशल के कॉलेज जाने के बाद उसकी मानो बिल्ली ने उसे बहुत मिस किया और ईशल को देखते ही उसके पीछे पीछे किचन तक आ गई। ओ मेरी मानो बिल्ली, मेरी फैरी, मेरी क्यूटी, मुझे मिस किया तुमने? हाँ बोलो, ज़रूर किया होगा। ईशल हमदान को कोई मिस ना करे, ये हो ही नहीं सकता। ईशल अपनी ही बात पर हंसी थी। बस अब हम साथ रहेंगे, ईशल ने मानो बिल्ली से कहते एक बार फिर से बोतल को मुंह लगाया। अस्सलाम वालेकुम। ईशल के कानों ने अपनी पीठ पीछे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनी, जिसे पहचानना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। जैसे ही दिमाग के घोड़े दौड़ाए, फौरन बोतल मेज़ पर रखते हुए अब मेज़ से दुपट्टा उठा कर लेते, नीचे ज़मीन पर धड़ाम से कदम रखते। वो जब मुड़ कर देखती है तो उसे अपने सामने पाती है। हाँ, वो शहज़ीन काज़िम था, जिसे अब उस घर में उसके साथ ही रहना था। वालेकुम अस्सलाम, वो दुपट्टा ठीक करते हुए कहती है। कैसी है आप? मैं ठीक ठीक हूँ। वो शहज़ीन की अचानक आमद पे गड़बड़ाई नज़र आ रही थी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वो उससे मुस्कुरा कर मिला था। बीजान से पता चला आज आपका कॉलेज में पहला दिन था। जी, ईशल की तरफ से मुख्तसर जवाब। कैसा रहा? कॉलेज पसंद आया? आह बेचारी ईशल हमदान अब क्या कहती। उसे आते ही अपनी आप बीती सुनाती। कॉलेज? जी बहुत पसंद आया। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। ईशल के अल्फाज उसके चेहरे के तासुरात का साथ देते नज़र नहीं आ रहे थे और ये बात शहज़ीन काजिम नोट कर गया था। गुड, ये तो अच्छी बात है। पानी मिलेगा? एक गिलास। शहज़ीन पानी लेने ही किचन की तरफ आया था। श्योर, मैं देती हूँ। ईशल का हाथ उसी बोतल पर गया जिससे वो मुंह लगाकर पानी पी रही थी। फिर नजर शहजीन पर गई। हाँ, ये नहीं, दूसरा देती हूँ मैं पानी। हाँ हाँ, ये तो झूठा है। ईशल थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी यूं अचानक शहजीन को सामने देखकर। पानी का गिलास पकड़ने तक शहजीन कासिम ने उससे सोचा था। वो उसे भूली भाली मासूम मोम की बनी हड़बड़ाती घबराती सी गुड़िया लगी थी। ये बिल्ली आपकी है? जी, कल ही बाबा लाए हैं। नाम क्या है इसका? नाम अभी सोचा नहीं। मेरे पास भी एक बिल्ली थी। रियली? फिर अब वो कहाँ है? दुबई जाने से पहले अपने एक दोस्त को दे दी थी, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। ओह सो सैड। उसका नाम लिली था। लिली? अच्छा नाम है। आप उसको याद करते हैं? हाँ, कभी कभी, जिससे आज इसे देखकर वो याद आ गई। उसकी मुस्कुराहट बरकरार थी। ठीक है, आज से ये लिली है। हम इसका नाम लिली रख देते हैं। यूँ ईशल ने अपनी मानो बिल्ली का नाम चुन लिया था। आर यू श्योर? 100%। ठीक है, फिर इसके कान में 3 बार लिली पुकार दो। शहजीन ने नाम फाइनल करते मजाक से कहा। कौन से कान में? हाँ 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 हाँ, वो दोनों हंस रहे थे। ईशल थोड़ी ही देर में अपनी खुद एतमादी बहाल कर चुकी थी। शहजीन काजिम को अब यहाँ रहना आसान लगने लगा था। बस क्या बताओ तुम्हें सोफिया, तुम्हारे जाजिब भाई जान बिजनेस टूर पर मुल्क से बाहर जाने वाले हैं, इसीलिए मैं अहद की शादी पर आने का वादा तो नहीं कर सकती, मगर हम सब पूरी कोशिश करेंगे। जरमीन बेगम अपनी इकलौती नंद से फ़ोन पे बात कर रही थी जब उन्हें अजलान घर में आता दिखाई दिया। वो उसे हाथ के इशारे से रोकती है। अजलान अब डाइनिंग रूम में पड़े सोफे पर बैठ जाता है और सामने मेज़ पर पड़ी फ्रूट बास्केट से सेब उठाते बेजारी से चबाने लगता है। ठीक है सोफिया, मैं तुमसे फिर बात करूँगी। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। फ़ोन बंद करके वो अब अपने बेटे की खबर लेना चाहती है। मॉम, आपको जो बात करनी है साफ साफ करे। जरमीन बेगम अजलान के पास सोफे पर आकर बैठ जाती है। बेटा, तुम्हारे डैड चाहते हैं तुम उनका ऑफिस ज्वाइन कर लो। और अजलान ने बेसारी से पूछा। और ये कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। और ये कि तुम अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाओ। जरमीन बेगम बहुत लाड़ से अपने बेटे से कहती है। मॉम, मुझे लगा था आप मुझे लाहौर ले जाने की बात करेंगी। थैंक गॉड आपने नहीं की। सोफिया का फ़ोन आया था। अगले महीने अहद की शादी है। मुझे तो आप माफ़ करिएगा, मैं सोफिया फूफू के घर नहीं जाना चाहती।
ये आवाज़ हानिया की थी, जिसके हाथों में बहुत से शॉपिंग बैग थे। उस बात का इशारा थे कि वो सीधी शॉपिंग से आ रही है और हानिया अपने भाई अजलान जाजिब की तरह अपने कज़िन की शादी पर जाने के लिए रजामंद नहीं लग रही थी। अदन जो पहले से डाइनिंग रूम में मौजूद थी और सबको देख रही थी, अब वो चुप नहीं रह सकती थी। मॉम, हमें जाना चाहिए। सोफिया पप्पू हमें इतना प्यार करती है। आहद भाई इतने अरसे बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। डैड को चाहिए अपनी बहन के लिए ख़ास टाइम निकाले। वो इतने प्यार से बुला रही है। लो, हो गई शुरू डैड की चमची, हानिया बोली थी। अदन, तो मुझे मेरी बहन नहीं लगती। बिलीव मी, मुझे तो तुम मेरी बहन लगती ही नहीं हो। हानिया ने उसकी सोच पर एतराज़ किया। मुझे भी नहीं लगती। अजलान ने भी उसे छेड़ा। जाजिब रहमान और जरमीन बेगम को अल्लाह ने 2 बेटियों और 1 बेटे से नवाजा था। जाजिब रहमान की अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। उनका शुमार कराची शहर के जाने माने बिजनेसमैन में होता था। वो बहुत मेहनती, खुदा तरस और साफ दिल के मालिक थे। हानिया उनकी बड़ी बेटी थी। हानिया से छोटा अजलान और अजलान से छोटी अदन थी। मिजाज के लिहाज से तीनों ही अलग थे। हानिया जाजिब रहमान हाल ही में फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री मुकम्मल कर पाई थी और अब वो एक ना ख़त्म होने वाली वेकेशन पर थी। वो अजलान से उम्र में 2 साल बड़ी थी। हानिया को अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, रोज़ रोज़ शॉपिंग करना पसंद था। घर से ज़्यादा वक्त उसका ब्यूटी सैलून में गुजरता था। अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा तैयार होना हानिया के अव्वलीन शौक थे। ऐसा लगता था फैशन डिज़ाइनिंग हानिया जाजिब रहमान ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए ही की थी। साथ ही साथ हानिया डाइट कॉन्शियस भी थी, हर चीज़ नाप तोल के खाने पीने वाली। हानिया की ज़िंदगी की सबसे बड़ी फिक्र यही होती थी कि कहीं कुछ कैलोरीज कम या ज़्यादा ना हो जाए। बाकी उसे खाना बनाना तो दूर, अपने घर में मौजूद किचन का जोग्राफिया भी ठीक से नहीं पता था। अजलान और हानिया से छोटी अदन थी, जो कि अपनी बहन से ही नहीं बल्कि सबसे अलग थी। जाजिब साहब अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ अदन ही उनकी उम्मीदों पर पूरी उतरती थी। इसलिए अदन ही उनके दिल के करीब थी। जरमीन बेगम से कहीं ज़्यादा अदन घर का ख्याल रखती थी। उसका इरादा डॉक्टर बनने का था। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। पढ़ाई के साथ साथ वो घर के कामों में दिलचस्पी रखती थी। वो पूरी कोशिश करती कि जाजिब साहब के काम अपने हाथों से करे। जब जब जाजिब साहब अजलान या हानिया पर गुस्सा होते थे, तब तब जरमीन बेगम अदन को आगे करती, क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ अदन ही अपने बाबा का गुस्सा ठंडा कर सकती है। इसीलिए अदन जाजिब साहब के दिल के बहुत करीब थी। अदन के हानिया जैसे शौक बिल्कुल भी नहीं थे। वो बेहद सादा मिजाज लड़की थी। यूं हानिया और अदन की मिसाल अकबरी और असगरी जैसी थी। जाजिब रहमान फैमिली का इकलौता चश्म चिराग अजलान जाजिब रहमान, जिसकी ज़िंदगी दोस्तों से शुरू होकर दोस्तों पर ख़त्म होती थी। उसे ना पढ़ाई में दिलचस्पी थी और ना अपने बाप के कारोबार में। वो क्या चाहता था ये तो वो खुद भी नहीं जानता था, पर जो वो जानता था वो किसी से भी जीत जाना था। ऐसा उसे लगता था। उसे कोई भी चीज़ में नहीं नहीं हरा सकते। कोई भी चीज़ में कोई नहीं हरा सकता। एक ऐसी ही जीत की खातिर उसने अपने 2 क्लास फेलोज़ की शादी भी करवा दी थी, क्योंकि उसे शर्त जीतनी थी। उसने ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे किए थे जो उसे हरगिज़ नहीं करने चाहिए थे, पर उसको इन सब पर फ़ख्र था, क्योंकि वो सब उसने जीत की खातिर किए थे। ज़िंदगी में कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं और कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। ज़िंदगी अजलान जाजिब को जीतती हुई हार देगी या हारी हुई जीत, ये वक्त ही बताने वाला था। सरप्राइज! ओमान ओमान मेरे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ सदके वारी, माँ वारी, माँ सदके मावारी। बतूल बेगम अपने बेटे को अपने सामने देखकर खुश हो रही थी। माशाअल्लाह दादी की जान, मेरा लाडला घर आया। बीजान ने भी शफकत भरा हाथ उमान हमदान के सर पर रखा। कैसे हो बेटा? आओ बैठो। हमदान साहब ने उसे अपने साथ लगाते खुशामदीद कहा। डॉक्टर कैप्टन उमान हमदान उसे यूं पुकारने वाला शहजीन था। अरे अभी कहाँ भाई, उमान ने शहजीन से मिलते हुए कहा। भाई, इशल ने चहकते हुए कहा। बहनी, उमान ने उसे छेड़ते हुए कहा। ये बहनी क्या होता है? कितनी बार बोला है, इशल ने शिकवा किया। होता है भाई, कैसे नहीं होता। देखो मैं भाई बताता हूँ। देखो मैं बताता हूँ। कजिन कजनी, राना रानी, भाई बहनी। वाह उमान वाह, तुम और तुम्हारे मुज़क्कर मोनस।
शहज़ीन ने गुफ्तगू में भरपूर हिस्सा लेते हुए कहा। वो सब खाने की मेज़ पर बैठे खाना खा रहे थे जब ओमान ने अचानक आकर सबको सरप्राइज़ दिया। ओमान इशाल का बड़ा भाई था। वो रावलपिंडी आर्मी मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम था। ओमान ने अपनी छुट्टी से आने की खबर किसी को नहीं दी थी ताकि वो अचानक आकर सबके चेहरों पर अपने लिए खुशी देख सके। पता नहीं सिलेक्शन कैसी हो गई भाई तुम्हारी। ईशल ने उसे तंग करना अपना फ़र्ज समझा था। सिलेक्शन तो तुम्हारी भी बहुत आला जगह हुई है, फिक्र नहीं करो, कल से खुद छोड़ने जाऊंगा। ईशल शेर थी तो ओमान सवा शेर। ईशल के कॉलेज से उसकी नापसंदीदगी की खबर ओमान तक पहुंच चुकी थी। बाबा देखे भाई को, बस बस आते ही शुरू, सांस तो ले लो, चलो खाना शुरू करो। हमदान साहब ने दोनों को टोका था। बाय द वे शहजीन भाई, मैंने सोचा था मैं सबको सरप्राइज़ करूंगा। यहाँ तो आपने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। कब आए आप? और फूफू जान क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ पढ़ाई करने आया है। खैर से मेरे शहजीन का बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ है। बीजा ने शहजीन के आने का मकसद ओमान को बताया। क्या वाकई? ओमान ने शहजीन को देखते से तस्दीक चाही। MBA लाहौर से ही करूँगा, ओमान को जवाब देते शहजीन ने बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है शहजीन भाई। ओमान को याद आया शहजीन पहले अपनी तालीम अधूरी छोड़कर दुबई चला गया था। वहाँ जाना उसकी मजबूरी थी। इसका मतलब अब वो अपनी तालीम मुकम्मल करेगा। इसका मतलब मेरी जगह आपकी हुई। ओहो, मुझे तो सब भूल जाएंगे। वो ओमान ही क्या जो खामोशी से खाना खाए। नहीं बेटा, तुम्हें कोई नहीं भूल सकता। पिछली बार जो तुम गाड़ी ठोक कर गए थे ना, वो मुझे अभी तक याद है। बाबा, उसने दांत निकालते शर्मिंदगी से जाहिर की। बेटा तुम कितने दिन के लिए आए हो? बतूल बेगम को बेटे के जाने की फिक्र सताने लगी। मम्मी आप फिक्र ही नहीं करें, मैंने अब शादी करके ही जाना है। शादी करके? क्या? मैं तो कहता हूँ बच्चों के बाद ही जाऊँगा, आराम सुकून से फारिग होकर जाऊँगा डॉक्टर बनने। भाई मैं लड़की ढूंढूं? ऑफर अब ईशल की तरफ से आई थी। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी, पर वो क्या है ना कि अपने लिए तो हसीन दोस्तें तुमसे ढूंढी नहीं गई। मेरे लिए हसीना एक ख़ास कैसे ढूंढोगी? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। भाई मेरी सेल्फ्स का सवाल है फ्यूचर सेल्फीज़ का सवाल है। वैसे कैसी है तुम्हारी वो दो नज़रों टू फ्रेंड दो नज़र टू फ्रेंड फॉर एवर। ओमान, बुरी बात। सॉरी बाबा, पिछली बार भी तो 1 हफ्ते में चले गए थे। बीजान याद है ना, आपको ठीक से देखा भी नहीं था। माँ की ममता बेटे को सामने देखकर खुश भी थी और उदास भी। एक यही वजह थी कि बतुल बेगम ईशल को कहीं दूर कॉलेज नहीं भेजना चाहती थी। ये और बात है मामा, आप 4 दिन में तंग आ गई थी भाई की शरारतों से। ईशल को तो जैसे मौका चाहिए था ओमान को बातें सुनाने का। माए भी भला तंग आती है क्या? बतुल बेगम ने कहा तो ओमान ने ईशल की तरफ देखकर मुंह चिढ़ाया। मैं तो तरस जाती हूँ अपने बच्चों को साथ देखने के लिए। कैसी रौनक लगी हुई है हमारे घर में। बतुल बेगम ने खुश होकर कहा। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। बीजान की दुआ पर सबने आमीन कहा। मियाँ इलियास जहांगीर, मियाँ जी, जन्नत बीबी, बीजान कि हम सफ़र जल्द ही अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे। शौहर के इंतकाल के बाद बीजान ने सब्र शुक्र की मिसाल कायम करते अपनी औलाद को परवान चढ़ाया था। फुरकान सबाहत और हमदान बीजान की ज़िंदगी का महूर। उनकी 3 औलादें। फुरकान की शादी सोफिया बेगम से हुई थी। अल्लाह ने उन्हें 2 बेटियों और 1 बेटे से नवाजा था। उनकी औलाद में अहद सबसे बड़ा था। अहद फुरकान अभी कॉलेज गया ही था जब फुरकान साहब की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। पेशे के लिहाज से फुरकान साहब प्रॉपर्टी डीलर थे और उनकी मिसेस सोफिया फुरकान गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी। फुरकान साहब की डेथ के बाद अहद ने पढ़ाई के साथ साथ अपने वालिद का कारोबार भी संभाला था। अहद पर खुद से छोटी 2 बहनों की जिम्मेदारी थी। अहद से छोटी आयरा थी जो ग्रेजुएशन कर रही थी। आयरा से छोटी नेहा थी जो ईशल की हम उम्र थी। ईशल और नेहा कजिन्स होने के साथ साथ बहुत पक्की सहेलियां भी थीं। उनके घर भी आसपास ही थे, जिस वजह से आना जाना लगा ही रहता था। फुरकान साहब की वफ़ात के बाद हमदान साहब ने अपने भाई की फैमिली को कभी अकेला नहीं छोड़ा था। फुरकान साहब के छोटे भाई हमदान साहब एक सरकारी मुलाजिम थे। 9 से 5 की जॉब के साथ साथ वो अहद के साथ
उसके काम में भी मदद किया करते थे। आहद अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वो वहाँ बहुत जल्द ही सेटल हो गया था। बिलाशुबा उसमें उसकी अपनी मेहनत और काबिलियत शामिल थी। बीजान के छोटे बेटे हमदान जहांगीर और उनकी मिसेस बतूल बेगम के 2 बच्चे थे। ओमान, जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम था, ओमान के बचपन से 2 ही शौक़ थे, एक तो डॉक्टर बनना और दूसरा आर्मी में जाना। ये दोनों शौक़ वो आर्मी में डॉक्टर बनकर एक साथ पूरा करने वाला था। ओमान से छोटी ईशल हमदान थी। शक्ल सूरत में इंतहाई मासूम नजर आने वाली ईशल शरारतों में बहुत आगे थी। बीजान की जान से प्यारी बेटी सबाहत काजिम शहजीन की वालिदा थी। काजिम शाहनवाज साहब गांव के बड़े ज़मींदारों में थे। गांव में बेशुमार ज़मीन और शानदार हवेली के साथ साथ उनकी अपनी फ्लोर मिल्स भी थी। पर शहजीन काजिम की सोच हवेली और ज़मीनों से आगे की थी। शहजीन की बड़ी बहन नूर शादीशुदा थी। वो अपने शौहर और बच्चों के साथ दुबई में मुकीम थी। जब शहजीन ने पहली मरतबा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तब नूर के शौहर जावियार का दुबई में कार एक्सीडेंट हो गया था और उसी लिए शहजीन यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुबई अपनी बहन के पास चला गया था। और फिर शहजीन ने वहाँ नूर और जावियार का ख्याल रखने के साथ साथ अपने बहनोई का कारोबार भी संभाला था। शहजीन ने इस दौरान वहाँ अपना कारोबार भी शुरू कर दिया था। अब वो और उसका बहनोई जावियार दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। जावियार की सेहतयाबी तक शहजीन ने उसका बहुत साथ दिया था। जावियार जानता था शहजीन अपनी पढ़ाई छोड़कर आया है, इसलिए अब जावियार शहजीन के लिए कुछ करना चाहता था। जावियार के इसरार करने पर शहजीन पाकिस्तान वापस आया था। दूसरी तरफ सबाहत बेगम भी थी, जो बहुत उदास रहने लगी थी। उनकी दोनों औलादें उनकी आंखों से दूर थी। जाविया और सबाहत बेगम के इसरार पर शहजीन अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने पाकिस्तान आया था। उसका इरादा MBA करने के बाद वापस दुबई जाकर कारोबार संभालने का था। यूं बीजान शहजीन और नूर की नानी, जबकि अहद, ओमान, आयरा, नेहा और ईशल की दादी लगती थी। बीजान ने अपने बच्चों और फिर बच्चों के बच्चों से खूब प्यार समेटा था। ओमान हमें ईशल के रूम का लॉक खोलते हुए अंदर झांकता है। ईशी ईशी शी इश। ईशल कानों में हैंडफ्री लगाए अपनी ही धुन में मगन लिली के साथ खेल रही थी। क्या क्या है? वो ओमान को देखते ही हैंडफ्री उतारते हुए बोली। पिज़्ज़ा ऑर्डर करे? पिज़्ज़ा? हाँ हाँ खाऊंगी। हाँ ना खाऊंगी ना। लाओ दो पैसे। ओमान चहकते हुए कहता है। पैसे तो नहीं है, ईशल दुनिया जहाँ की गुर्बत चेहरे पर इकट्ठा करती हुई कहने लगी। चल झूठी, ऐसे कैसे नहीं है? ओमान इधर उधर देखता रूम के अंदर आ जाता है। अब शहजीन ओमान की जगह संभालते हुए दरवाजे से ईशल के कमरे में झांक रहा था। शहजीन इन दोनों बहन भाई की हरकतों से खूब लुत्फ अंदोज होता दिखाई देता है। ओमान के ईशल के कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाता है और उसका डिटेक्टिव दिमाग उसे तेज़ी से सिग्नल देता है। ओमान अब बेड टेबल के नीचे से 200 निकाल कर लहराता शहजीन को दिखा रहा है। ओमान को आगे बढ़ता देखकर अब ईशल भी बेड से उतरती है ताकि उसे मज़ीद कार्रवाई से रोक सके। अब के ओमान के कदम ईशल की वैनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्वेलरी और मेकअप की तरफ कदम बढ़ाते ओमान को देखकर ईशल उसके सामने खड़ी हो जाती है। रुको, कहाँ जा रहे हो बेशर्म आदमी? लड़कियों की चीज़ों में घुसते हो? अरे रुको। ओमान मेकअप के सामान से 400 इकट्ठा करके बिल्कुल भी मायूस नहीं लौटा था। गेट अ साइड प्लीज़, ओमान ने एक अदा से कहा। मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। ईशल की दुहाई। मेकअप ज्वेलरी पर्सनल थोड़ी ना होती है मेरी प्यारी बहना। नहीं होती तो ठीक है, तुम्हें पहना देती हूँ ज्वेलरी और कर देती हूँ मेकअप। ना, इस काम के लिए तुम्हें लीली दी हुई है। ज्वेलरी बॉक्स से मज़ीद 500 का नोट उठाते हुए ओमान खुद पर फ़ख्र करता शहजीन की तरफ देखता है। भाई कितने हो गए? शहजीन ने इतना इंटरेस्टिंग सीन कभी नहीं देखा था। तुम चोरी कर रहे हो भाई? नहीं, मैं डाका डाल रहा हूँ पागल। वो और उनकी ना ख़त्म होने वाली तकरार। सुनो, तुम्हारा कॉलेज बैग कहाँ है? नहीं, वो मुँह बनाए बोली थी। बस 200 और चाहिए गुड़िया, प्लीज़ तंग नहीं करो। ओमान को 200 की जगह 300 निकालते देखकर ईशल को और गुस्सा आता है। ये 300 है, ईशल का शिकवा। हाँ तो डिलीवरी चार्जेस भी तो होते हैं ना। शुक्र करो कोल्ड ड्रिंक्स घर में है, बचत हो गई तुम्हारी। ये क्या ज़बरदस्ती है? अब ईशल हद से ज़्यादा चिढ़ गई थी।
इसे ट्रीट कहते हैं। तुमने तो दी नहीं, हमें खुद लेनी पड़ी। क्यों जैन भाई? वो शहजीन को अक्सर प्यार से जैन भाई कह दिया करता था। शहजीन ने मुस्कुराकर ओमान की बात पर कंधे झटकाए। हसीन लड़का, इतना हसीन भी ना हो कि मैं कॉम्प्लेक्स में मर जाऊं, और इतना मामूली भी ना हो कि देखने का भी दिल ना करे। हाँ, बस प्यारा हो, पर मुझसे ज़्यादा प्यारा भी ना हो। ये अल्फाज हानिया जाजिब रहमान के थे, बल्कि ये रिक्वायरमेंट थी जो वो ज़रमीन बेगम को अपनी शादी के लिए बता रही थी। और अमीर? ज़रमीन बेगम ने सवाल किया। ओ कम ऑन मॉम, आप मेरे लिए सबसे पहले अमीर ही देखोगी। मैं जानती हूँ ना आपको। हा 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 हा। अच्छा, वो जो तुम्हारे साथ एक लड़का पढ़ता था, क्या नाम था उसका? वो, उसका तो नाम भी ना ले मॉम, उसकी तो शादी हो गई। शादी कब? ज़रमीन बेगम को मायूसी हुई। उसने अपनी ताया की बेटी से शादी कर ली मॉम, क्योंकि वो इकलौती वारिस थी उसके ताया की जायदाद की। देखा लोग कैसे आगे निकलते हैं। क्या फ़ायदा मॉम, वो अनपढ़ जाहिल, ना तो वो उसको कहीं इंट्रोड्यूस करवा सकेगा और ना ही हाई क्लास सोसाइटी में घूम फिर सकेगा। बेटा, ये मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं होती, सिर्फ पैसा होता है जिसके लिए लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। वो ऐश करेगा उसकी दौलत पर, देख लेना तुम। उफ, कितनी भोली है मेरी औलाद। मैं तो कहती हूँ तुम भी कुछ सीखो, होश करो, अकल करो कुछ। दूसरी तरफ खाना खाने के बाद चाय पीने सब टीवी लाउंज में बैठ गए थे। हमदान साहब के उठते ही ओमान को तो जैसे ईशल को तंग करने का लाइसेंस मिल गया था। अब बीजान और बतूल बेगम तो उन दोनों की छोटी मोटी झड़पों की आदी थी। अक्सर वो दोनों उन दोनों के बीच बोलती भी नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे एक शेर तो दूसरा सवा शेर है। हाँ, शहजीन के लिए ये सब बिल्कुल नया था। ओमान के आ जाने से शहजीन ने ईशल का एक नया ही रूप देखा था। उसका ख्याल था कि ईशल भोली भाली मासूम बेज़रर सी लड़की है, पर ईशल तो ज़रूरत पड़ने पर अपने से बड़े ओमान को डांट दिया करती थी। ईशल को यूँ खुशी खुशी लड़ता झगड़ता देखकर शहजीन का दिल चाहता था जैसे वो ओमान के साथ कंफर्टेबल नजर आती है, हंसती खेलती लड़ती झगड़ती है, वो उसके साथ भी ऐसा ही रवैया अपनाए। एक रशियन बिल्ली और एक जंगली बिल्ली। ओमान ने शहजीन को ये बताने की कोशिश की कि उनके घर में एक नहीं दो बिल्लियां हैं। जंगली बिल्ली ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़रूरत पड़ने पर जंगली शेरनी का रूप धार लेती है। ईश्वर को तो जैसे इसके अल्फाज तारीफ लगे थे, वो बिल्कुल भी गैर आरामदा नहीं हुई थी। तवज्जो ना पाकर ओमान से उसे मज़ीद छेड़ने की ठानी। आज ओमान की आखिरी छुट्टी थी, वो कैसे अपनी बहन को तंग किए बिना जा सकता था। ये तुम्हारे बाल तो कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। अब ईशल उसकी तरफ दिलचस्पी लेती नजर आई। क्या? ईशल ने ऐसे पूछा गोया ओमान उसकी तारीफों में दिन रात एक करेगा। मेरे ख्याल से ऐसी तो घोड़े की दुम होती है, ओमान ने ईशल की पोनी पकड़ते हुए कहा। शहजीन ने अपनी हंसी रोकते खुद को टीवी पर गौर करते जाहिर किया। पता नहीं घोड़े की, पता नहीं। ईशल अब ओमान की कमर पे दो मुक्के लगा चुकी थी। अच्छा, रुको रुको, मुझे गौर से देखने दो। हाँ, मुझे अब पता चला, ऐसा तो चिड़िया का घोंसला होता है है ना जैन भाई? गोया ओमान हमदान ने शहजीन काजिम को भी अपने साथ मार खाने की दावत दी थी। बीजान, भाई तंग कर रहा है। ईशल ने दूर से ही बीजान को मदद के लिए पुकारा, ये जानते हुए भी कि अब वो तीनों ही टीवी लाउंज में अकेले हैं। बीजान बीजान, भाई तंग कर रहा है। ओमान ने उसकी नकल उतारते अपनी आवाज़ को बारीक करते कहा, और ये बात ईशल की शान में गुस्ताखी करने जैसी थी। अब ईशल सोफे से उतर चुकी थी और अंधाधुन कुशन ओमान को मार रही थी। उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, इसलिए ओमान को अपना बचाव करते सोफे से उठना पड़ा, और इसी दौरान ओमान की कोहनी दीवार से टकराई, और ठीक उसी वक्त ईशल का कुशन भी ओमान की उसी बाजू पर लगा। आ आ आ आ, मेरी हड्डी तोड़ दी, मेरी हड्डी तोड़ दी, मेरा बाजू, हाय मेरा बाजू। शहजीन सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वाकई उसकी हड्डी टूट गई है। ये क्या कर दिया जंगली बिल्ली, मेरा करियर हाय शुरू करने से पहले ही तबाह कर दिया। ओमान ने अपनी तरफ आते शहजीन को आंख मारकर सब ओके का इशारा दिया था। अब शहजीन का ओमान को उसकी महान एक्टिंग पर उसे ऑस्कर देने का दिल कर रहा था। हाय मेरा बाजू, हाय, उधर से तड़प रहा था। नहीं भाई, हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। वो बेचैन सी होने लगी। हल्का सा दीवार के साथ कोहनी और कंधा टकराए थे, और जिस पर उसका खूब नाटक जारी था। ईशल अब परेशानी से हाथ मलने लगी। तुम्हें दर्द हो रहा है शहजीन भाई? देखिए ओमान भाई को। हाय आ आ आ, हाय ईशल,
अब क्या होगा? मुझे फ़ौज से निकाल देंगे, बल्कि समझो निकाल दिया। हाय मेरा फ्यूचर, हाय मेरा बाजू, मैंने तो डॉक्टर बनना था, मैंने तो दूसरों की हड्डियाँ जोड़नी थी। हाय मैं पानी लाती हूँ मैं। हाँ हाँ मैं पानी लाती हूँ। उस बेचारी को सिर्फ पानी ही मसले का अव्वलीन हल लगा और वो पानी लेने जाने मुड़ी। बाबा, हाँ बाबा को बुलाती हूँ मैं, ईशल ने खुद से ही कहा था। अब ईशल को अपना सर चकराता महसूस हुआ। उसका बीपी लो हो रहा था, उसकी आंखों के आगे अंधेरा आता गया और वो पास पड़े सोफे पर गिरती चली गई। अब इन दोनों को एहसास हुआ कि कुछ ज्यादा ही डरा दिया नन्ही सी जान को। ईशल के होश में आने के बाद ओमान को सबसे डांट पड़ी थी। ईशल का मूड बहुत खराब था, वो जल्दी सोने का बहाना बनाकर लेट गई थी। अगली सुबह जब ईशल सोकर उठती है तो उसे उसके बेड साइड टेबल पर डेयरी मिल्क चॉकलेट के ऊपर एक नोट चिपका हुआ साथ में मिलता है, जिस नोट पर सॉरी के साथ साथ 3 दुखी इमोजीज बने मिलते हैं। वो बगैर सोचे ही बता सकती थी कि ओमान ने जाने से पहले उसके लिए रखा होगा। रात गई बात गई, वो चॉकलेट उठाते कहती है और सब भूल भाल कर चॉकलेट खाने पर फोकस करती है। लिली, कौन सा पहनूं, रेड या ब्लू? आज ईशल की वेलकम पार्टी थी और उसका ड्रेस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। अब वो अपने बहुत से जोड़े निकाले शीशे के सामने खड़ी एक एक साथ लगाए लिली को टफ टाइम दे रही थी। यहाँ तक कि लिली उसकी बातों से बोर होकर कमरे से ही चली जाती है। ब्लू नहीं, पिंक, फिल्टर लगने के बाद तो नो वे। वाइट, वाइट तो यूनिफॉर्म में लगता है। ग्रीन, मेहंदी पर थोड़ी ही ना जा रही हूँ मैं। येलो, अगेन मायो वाइब्स। रेड, रेड अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, परफेक्ट है, बेस्ट है, मिल गया, यस मुझे ड्रेस मिल गया। उसे नंबर मिलाते अपनी ड्रेस अपने साथ लगाई। हेलो नेहा, मेरा ड्रेस फाइनल हो गया? फाइनली हाँ, खैर मुबारक खैर मुबारक। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। ओह तुम समझ गई, माय ट्रू फ्रेंड। फ़ोन रखती ईशल अब ड्रेस तब्दील करने चली गई। उसने रेड लॉन्ग फ्रॉक सिलेक्ट की थी। ये नेट की लॉन्ग मैक्सी स्टाइल ड्रेस थी जिस पर बहुत से गोल्डन पर्ल्स का काम हुआ था। उसने आज अपने बाल खुले छोड़े थे, उसके लंबे घने बाल सियाह कमर से नीचे गिर रहे थे। फिलहाल उसने कोई मेकअप और ज्वेलरी नहीं पहनी थी, इसीलिए तो उसने नेहा को फ़ोन किया था। उसका कहना था कि मैं बस कपड़े बदल कर आ जाऊंगी और तैयार मुझे नेहा करेगी। ईशा सीढ़ियों से नीचे उतरती शाजिया मासी को आवाज़ देती है। शाजिया बाजी आ जाए, मुझे देर हो रही है। शाजिया भी सर पर दुपट्टा ठीक करती सीढ़ियों तक आ जाती है जब शहजीन बाहर से आ रहा होता है। वो उसे रेड ड्रेस में देखकर एक लम्हे के लिए खो सा जाता है, फिर खुद को नॉर्मल करते सीढ़ियों तक आता है। इतना तैयार होकर पैदल जाओगी? मैं अभी तैयार नहीं हुई, पहली बात। दूसरा ये कि मेरा कॉलेज घर से 5 मिनट की मसाफत पर है। शाजिया बाजी है मेरे साथ, मुझे छोड़ आएंगी। आप जाए शाजिया बाजी, इसे मैं छोड़ाऊंगा। शाजिया भी अब दोनों को बारी बारी देखती मुस्कुराकर वापस अपने कामों में लग जाती है। कॉलेज 5 मिनट की मसाफत पर हो या 2 मिनट की, मेरे होते आप ऐसे नहीं जा सकती। ईशल आखिरी सीढ़ी पर खड़ी थी कि शहजीन उसके ठीक सामने खड़े होकर कहता है। शहजीन का ईशल के साथ एक लम्हे का आई कांटेक्ट, दोनों के दिलों ने एक बीट मिस की। मैं चली जाऊंगी, मैं साथ चलूंगा। मैं रोज जाती हूँ, पर यूं बन सवर कर नहीं। मैं अभी तैयार नहीं हुई, यही तो मसला है कि आप अभी तैयार नहीं हुई। क्या मतलब? यही कि आप हसीन हैं। तो ये कि आपको अकेले नहीं जाने दिया जा सकता। उसे कॉलेज छोड़ने के लिए वो गाड़ी निकालता है। ठीक कॉलेज गेट पर छोड़ते हुए बिस्मा भी आ जाती है। यहाँ तक कि बिस्मा और ईशल एक साथ ही कॉलेज में दाखिल होते हैं और यहाँ बिस्मा का क्रश बदला था। अब वो शहजीन काजिम पे फिदा हुए जा रही थी। नेहा, तुम्हें पता है आज हमारे कॉलेज तक कौन आया था? कौन आया था? बिस्मा नेहा को इन्फॉर्म करने के लिए इससे सब सवाल करती है जब नेहा ईशल को तैयार कर रही होती है। शहजीन भाई आए थे ईशल को कॉलेज ड्रॉप करने। ओह शिट, मुझे भी बता देती, मैं भी आ जाती। आफ्टर ऑल मैं भी तो मामू की बेटी हूँ ना। नेहा ने झूठ मूठ जेलसी का मुजाहरा किया। वापसी पर साथ चलेंगे? ओए होए, बिस्मा कहाँ बाज आने वाली थी। नेहा ने तस्दीक के लिए उसे देखा तो ईशल ने वजाहत करते हुए उसे बताया कि शहजीन भाई ने कहा था जब फंक्शन ख़त्म हो जाए तो मैं उन्हें टेक्स्ट कर दूँ, वो लेने आ जाएंगे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, शहजीन भाई का बस चले तो तुम्हें ज़मीन पर ना चलने दे। तुम कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस नहीं हो गई?
बस क्या करूँ, क्रश हो गए हैं अपने। उफ, जिसे देखो शहजीन शहजीन शहजीन, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ईशल ड्राइंग रूम के सामने से गुजर कर जब किचन में आई तो उसने बीजान और बतूल बेगम को शहजीन के साथ बैठे बातें करते देखा। तीनों अपनी बातों में इतने मगन थे कि उन्होंने ईशल को गुजरते देखा तक नहीं। ईशल किचन में खड़ी ग्लास में पानी डाल रही थी और ड्राइंग रूम साथ होने की वजह से उन सबकी हंसी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा था ओमान भाई के जाने के बाद मैं इस घर पर राज करूंगी, मैं ही मैं होंगी। ईशल ये कर लो, ईशल वो कर लो, ईशल तुम्हें ये चाहिए बेटा, ईशल खाना खाया बेटा। कितने अरमान थे मेरे, मगर नहीं, उन्हें तो एक और नया नवेला बेटा मिल गया। अल्लाह जी, ये तो धांधली हो गई, खुल्लम खुल्ला। ज़रा देखो तो कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं ये सब, जो मुझे इग्नोर किए बैठे हैं। और ये नया नवेला बेटा ऐसे प्रोटोकॉल समेट रहा है जैसे इससे ज़्यादा गुलगुलजार शीरी गुफ्तार करेल जवान चिराग लेकर भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। वो उनकी आवाज़ें सुनते जल भुन रही थी, इतने में उसकी प्यारी सी प्यारी लीली आती दिखाई दी। उसे खुश हुई उसे खुशी हुई, कम से कम लीली तो है उसके साथ। ओ लीली, इधर आओ। अरे इधर, अरे मैं इधर हूँ, रुको सुनो। लिली। उसने लिली को इतनी आवाज़ें दी पर वो भी उसे छोड़े ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। सच तो ये था, ईशल से ज़्यादा लिली की दोस्ती अब शहजीन से हो गई थी। ईशल अब पानी पीना भूल गई थी, पहले ही मेरी इकलौती अम्मा पर कब्जा हो गया है और अब ये लिली भी। कुछ तो सोचना पड़ेगा, हालात काबू में कैसे किए जाए, कोई तो तदबीर। इससे पहले पानी सर से ऊंचा हो जाए। ईशल ईशल बेटा, इससे पहले वो कुछ सोच पाती। बतूल बेगम ने उसे दूर से पुकारा, चंदा क्या कर रही हो? फाइनली, चलो शुक्र, मेरी याद तो आई। मैं याद तो हूँ, मुझे कोई कैसे भूल सकता है। मैं ख्वामख्वाह ही नेगेटिव सोचने लगी थी। उसने अपनी सोचों की पोटली बांधे साइड पर रखी और पुरसुकून हो गई। कुछ नहीं मामा, उसने प्यार से कहा। तो बेटा चाय ही बना दो। चाय? उसने खुद को कहते सुना। चाय के लिए मुझे याद किया, मेरा नाम लिया। एक बार फिर से नेगेटिविटी की बंधी पोटली खुलने लगी और मुंह के जाविये बिगड़ने लगे। चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाए उसने किचन की खिड़की से बाहर लॉन का मंजर देखा। निगाहें आसमान तक गई, बादल बरसने को तैयार नजर आए। पकोड़े भी ना बना दूं? उसने मुंह में ही बड़बड़ाया, मगर उसकी बड़बड़ाहट जैसे शहजीन के कानों ने सुन ली थी। मुमानी जान, देखें मौसम कितना पकोड़ाना हो रहा है, खाली चाय पिलवाएंगी क्या? बस। शहजीन ने खिड़की से बाहर देखते बतूल बेगम से फरमाइश की। ईशल बेटा, पकोड़े भी बना लो साथ में। सीरियसली? पकोड़े? पकोड़ों के लिए मुझे याद किया, मेरा नाम लिया। ये दिन भी आने थे ईशल हमदान पर। ईशल हमदान, आप होटल क्यों नहीं खोल लेती? अब देखना कैसे मिर्ची वाली पकोड़े बनाती हूँ। कानों से धुएं, आंखों से आंसू, माथे पर पसीने और नाक से पानी ना बहा तो फिर कहना। जब ईशल चाय पकोड़े लिए ड्राइंग रूम में आई तो लीली साहिबा को घूरा और क्योंकि वो शहजीन की गोद में आराम फरमा रही थी। शहजीन ने ईशल को घूरते देखा तो लीली को अपने और साथ लगा लिया। जिसे देखकर ईशल ने लीली को दिल ही दिल में प्यार भरी गालियों से नवाजा। या तो शब शहजीन के यूनिवर्सिटी के किस्सों में इतने बिजी थे कि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मिर्चें तेज़ है, या फिर बाहर बरसती बारिश का असर था। ईशल को लगा कम अज कम अगर उसने एक और पकोड़ा खाया तो उसके कानों से धुएं, आंखों से आंसू, माथे पर पसीना और नाक से पानी बहने लगेगा। बीजान खाने पीने की चीज़ों में नुक्स नहीं निकालती थी और बतूल बेगम अपनी बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, और शहजीन को तो वैसे ही तेज़ मिर्च मसाले पसंद थे। हाँ, मगर उसने ईशल का मिर्चों भरा गुस्सा नोट किया था। पकोड़ा खाने से इनकार किया भी तो सिर्फ लीली ने। थैंक्स शहजीन का टैक्स। फॉर व्हाट? ईशल का रिप्लाई। शहजीन ने उसे चाय और पकोड़ों की तस्वीर सेंड की जो उसने सबकी नज़रों से बचकर क्लिक की थी। ईशल की समझ से बाहर था कि ये पिक कब बनाई। वो मुस्कुरा दी। चाय आप बहुत अच्छी बनाती है और पकोड़े आपके मिजाज के नहीं है वैसे। मतलब स्वीट नहीं है। नेक्स्ट टाइम स्वीट बना दूंगी। कैसे? चीनी से थोड़ी कम ही डालिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी स्वीटनेस ही काफ़ी है। कैसे? जैसे आज पकोड़ों की मिर्ची को आपकी स्वीटनेस ने कम कर दिया। आप मिर्च की शिकायत कर रहे हैं या मेरी तारीफ? हाँ हाँ हाँ, आपकी तारीफ कब की मैंने?
उसे अब अपनी कही बातें ईशल से कहलवानी थी। स्वीट बोला तो है आपने, और क्या बोला है? पता नहीं क्या बोला, मतलब कि बस स्वीट ही याद रहा आपको? उसने साथ साथ विंक करता इमोजी भी भेजा, जिसे देखते ही ईशल फोन रख चुकी थी। आज अहद की मेहंदी का दिन था। खूब गहमा गहमी का आलम था। आसपास घर होने की वजह से आधे मेहमान हमदान साहब के घर मौजूद थे। हमदान साहब की बड़ी बहन सबाहत काजिम भी अपने बड़े भाई फुरकान मरहूम के बेटे की शादी देखने लाहौर पहुंच चुकी थी। सबाहत फूफू को देखकर ईशल की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, और सबाहत बेगम भी ईशल से खूब लाड़ प्यार कर रही थी, जिसे देखकर शहजीन बहुत खुश था। घर की शादी थी, ऐसे में बतूल बेगम पर बहुत जिम्मेदारियां आयद थी। उन्हें वक्त पर मेहमानों को तैयार करवाकर शादी हॉल में पहुंचाना था और खुद भी वक्त पर पहुंचना था। शहजीन भी अपने मामू की शाना बशाना नजर आ रहा था। आज सही मानों में उसने ओमान की जगह ले रखी थी। अलबत्ता ओमान को इतनी जल्दी दोबारा छुट्टी नहीं मिल सकती थी, जिस वजह से वो आ नहीं सका था। ओ खुदाया, बतूल बेगम ने ईशल को देखते ही सर पकड़ा था। ये क्या कर लिया है तुमने? इतना मेकअप, सारा मेकअप आज ही करके जाना है क्या? ये लाल लिपस्टिक तुम्हारी उम्र की लड़कियां लगाती है। हद है ईशल, हद है। ऊपर से ये जूड़ा खोलो, इसे साफ करो। ये मेकअप उससे 1000 गुना बेहतर तो तुम मुंह धोकर चली जाओ, वो ठीक रहेगा। देखो खुद को, गो एंड वॉश। बतूल बेगम ने वॉशरूम की तरफ इशारा करते उसे हुक्म दिया। उसे कहीं जाना होता तो मेकअप के नाम पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम, काजल और लिप ग्लॉस लगाती। यही कोई 3-4 चीज़ें ही ईशल हमदान को अलाउड थी। बतूल बेगम का ख्याल था बच्चियों को इतना मेकअप नहीं करना चाहिए, स्पेशली स्कूल कॉलेज की लड़कियों को। हाँ, यूनिवर्सिटी लाइफ में लड़कियों को ऑटोमेटिकली मेकअप सेंस आ जाती है, पर यहाँ ईशल को लगा वो कॉलेज चली गई है तो उसकी मामा उसे बड़ी मान लेगी। बस इसी सोच के तहत उसने खुद को खूब सजाया संवारा। सोने पे सुहागा। घर आए मेहमानों की वजह से ईशल को बहुत सा वक्त मिल गया, क्योंकि बतूल बेगम मेहमानों की खातिरदारी में बिजी थी। बस फिर ईशल थी और ईशल के जलवे। गोल्डन ड्रेस के साथ रेड या मैरून लिपस्टिक तो आम बात है, पर ईशल हमदान ने तो आई शेड भी मैरून लगाए थे। उस पर बढ़ बढ़ कर ब्लश ऑन। उसकी नाक बहुत से हाइलाइटर की वजह से चमक उठी थी। गर्ल्स के ईशल हमदान ने हर चीज़ का भरपूर इस्तेमाल किया था। बतूल बेगम अपनी बेटी से हल्का फुल्का मेकअप एक्सपेक्ट कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास अच्छा मेकअप नहीं था। बहुत सी चीज़ें उसने फरमाइश पर मंगवाई थी और बहुत सी खुद बतूल बेगम ने ला कर दी थी। बतूल बेगम का कहना था लड़कियों के पास मेकअप हो वो घर में ट्राई करे, उन्हें पता हो इन पर क्या सूट करता है, क्या उनके लिए बेस्ट है, पर घर में ट्राई करे। ईशल हमदान की तरह बेवक्त या बावक्त ज़रूरत खुद पर तजुर्बात से परहेज करे। शहजीन सीढ़ियाँ उतरते अपनी बतूल ममानी की डांट सुनते वहीं कमरे के बाहर ठहर गया था। हैरान तो वो इस बात पर था कि ईशल एक लफ्ज़ नहीं बोली थी, मतलब कि अब एक्शन का वक्त था। इतना तो वो उसे जान ही गया था। वो उसे जानने लगा था, अब वो उसे समझने लगा था। क्या थी वो? मासूम भी थी और चालाक भी। गुस्सा भी खूब आता था और उसे फौरन रो भी देती थी। और वही हुआ था। ठीक 15 मिनट बाद ईशल मेकअप से पाक चेहरा लिए बला की संजीदगी चेहरे पर सजाए कार में बैठ रही थी। उसकी सुर्ख होती आंखों को देखकर बतूल बेगम को अपने यूं डांट देने का एहसास हो रहा था। वह ना तो सख्त लफ्ज़ों की आदी थी और ना ही कड़वे लहजों की, पर उसकी किस्मत में आगे क्या क्या सहना लिखा था ये कोई नहीं बता सकता था। बतूल बेगम ने अब उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ लगाकर गाल चूमा। वो उसे मना रही थी। ईशल वही की वही थी, एकदम चुप, एकदम संजीदा। कार ड्राइव करते शहजीन की आंखों ने यह मंजर भी फरामोश नहीं किया था। अभी यहाँ इस महफिल में आपसे प्यारी, आपसे दिलकश कोई नहीं। इस लम्हे आप यहाँ मलिकाए हुस्न है, दौलत हुस्न से माला माल। आपका हुस्न आपकी सादगी से जुड़ा है। ये आपकी सादगी है जिसने आपके हुस्न को मज़ीद निखार बख्शा है। एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे शहजीन ने ईशल को बिला आखिर टेक्स्ट मैसेज सेंड कर ही दिया। वो जो उसके दिल ने कहा था, वो जो कहे बिना नहीं रह सका था। टेक्स्ट पढ़ते ही ईशल के चेहरे के तासुरात बदले थे। उसकी संजीदगी उसकी मुस्कुराहट में बदली थी, पर अगले ही लम्हे शहजीन को अपने सामने बैठे होने का एहसास ईशल हमदान को नर्वस कर गया था। वो नज़रें फ़ोन से नहीं उठा पा रही थी।
उसका चाँद सा चेहरा, उसके लंबे सियाह स्ट्रेट सिल्की शाइनी बाल, उसकी बड़ी बड़ी सियाह आँखों में लाल डोरे जो उसकी झील से गहरे नैनों को मज़ीद हसीन होने की कहानी सुना रहे थे। यानी उसकी आंखें रो देने से मज़ीद साफ शफाफ लग रही थी। उसके गाल जो चंद आंसुओं की बह जाने की वजह से दहक कर अनार हुए जा रहे थे, और सबसे बढ़कर उसके होठों का कुदरती गुलाबी रंग, जिस पर ऊपर के होठ पर नज़र उतारता शान से काबिज दिल। उसे मसनूई बनाव सिंगार की ज़रूरत नहीं थी, हरगिज़ नहीं। मेकअप तो उसके इस हुस्न को छुपा जाता, ये तो उसके हसीन होने की तौहीन थी। कहते हैं हया की कशिश हुस्न की कशिश से ज़्यादा दिल पर असर करती है। ईशल के शर्माकर फ़ोन से नज़र न उठाने पर शहजीन उसको समझ गया था। आज हुस्न के साथ साथ हया की कशिश ने चांद को 4 चांद लगाए हुए थे। शहजीन ने उसे अनकंफर्टेबल महसूस किया तो सबसे फ़ोन कॉल का बहाना बनाकर उठकर चला गया। ईशल ने उसे जाते देखा। अहद फुरकान और कमिंग सून आयशा अहद की मेहंदी की तकरीब कंबाइन हो रही थी। आयशा सोफिया बेगम की पसंद थी और सोफिया बेगम की स्कूल कलीग और बहुत अच्छी दोस्त की बेटी थी। आयशा को पहली बार देखते ही सोफिया ने उसे अपने बेटे अहद के लिए पसंद कर लिया था। ईशल आज पहली बार आयशा से मिली थी और आयशा को भी वो बहुत अच्छी लगी थी। ईशल का मूड शहजीन की तारीफ ने ठीक कर दिया था। बाकी कसर नेहा ने उसको हल्का फुल्का मेकअप करके पूरी कर दी थी। नेहा ये बात अच्छे से जानती थी कि मेकअप के मामले में कम अज़ कम वो ही ईशल हमदान का वाहिद सहारा है। बिस्मा भी अहद की शादी अटेंड करने आई थी और बिस्मा की नज़र बार बार शहजीन पर आकर रुकती थी। शहजीन भाई ने ईशल को देखा। शहजीन भाई ने ईशल को बुलाया, बात की, पुकारा, पिक्स बनाई तो ईशल पर जूम कर कर के बनाई। मतलब कि बिस्मा के पास शहजीन पर नज़र रखने से ज़्यादा ज़रूरी काम कोई नहीं था, और क्यों ना करती। यह उसकी दोस्त के मुस्तकबिल का सवाल था। वो शहजीन को ईशल के लिए सोचने वाली पहली इंसान थी। वो उनके लिए सोचा करती और बहाने बहाने से ईशल के दिल का हाल जानने की कोशिश करती। उसका शुमार भी उन्हीं दोस्तों में होता है जो अपने दोस्त की ज़रा सी पसंदीदगी को अपनी बातों के जादू से एक ज़ोरदार इश्क बना देते हैं। बीजान अहद में अपने फुरकान को देखती थी। आज बीजान के साथ साथ बाकी सभी फुरकान जहांगीर की कमी को महसूस कर रहे थे। यह उनके घर की पहली खुशी थी। अहद ने ब्लैक रोज सिल्क का कुर्ता पजामा पहना था, जिस पर शहजीन ने ज़बरदस्ती उसके गले में मेहंदी की चुनरी डाली थी ताकि उसे देखकर दूल्हे वाली फीलिंग तो आए। दूसरी तरफ आयशा खूब सज धज के उसका सब्र आजमा रही थी। आयशा ने मेहंदी की मुनासिबत से पीला और गुलाबी कॉन्ट्रास्ट का लहंगा पहना हुआ था। वो दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कल तो शहजीन को ईशल पर तरस आ रहा था, पर आज उसे उस पर हंसी आ रही थी। जहाँ अहद की मेहंदी पर शदीद मेकअप करके ईशल हमदान ने डांट खाई थी, वहाँ बारात पर पहन कर जाने वाला जोड़ा वो जला चुकी थी। और मासूमियत की इंतहा तो ये थी जब वो ये कह रही थी कि ओह नो, मेरी तो कोई बहन भी नहीं है जिसका ड्रेस मैं पहन लूँगी। अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी। पर आज शहजीन ने सोच लिया था, आज वो उसे डांट नहीं पड़ने देगा। आफ्टर ऑल ईशल ने साफ कहा था कि मेरा सूट आपकी वजह से जला है, आपकी गलती है, सारा कसूर आपका ही है। अब शहजीन को क्या पता वो उसके बारे में क्या क्या सोच रही थी। मानी जान, मैं सोच रहा हूँ कि आज पहले आपको ड्रॉप कर दूँ, फिर ईशल और बीजान को ड्रॉप कर दूंगा। शहजीन का इरादा सिर्फ ईशल को बचाने का था। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। कल भी मैं लेट हो गई थी, अच्छा नहीं लगता। मेरी जेठानी के बेटे की शादी है, मैं भी तो मेज़बान हूँ, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बतुल हमदान जाने के लिए तैयार थी। जी मुमानी जान आइए, उसकी तदबीर काम की थी। बीजान चलें। शहजीन ने बीजान को सहारा देते उठाया तो बीजान की नज़र ईशल पर पड़ी। हल्के आसमानी रंग की कमीज, सफ़ेद प्लाजो के साथ सफ़ेद हिजाब में ईशल कहीं से भी शादी के कपड़ों में नहीं थी। आज क्या तुम्हारी माँ ने फैंसी कपड़े पहनने पर भी पाबंदी लगा दी है? बीजान के ईशल से किए गए सवाल पर शहजीन हंस पड़ा था। चले बीजान, आपको रास्ते में बताते हैं। बीजान के दाएं जानिब शहजीन था और
उनका लाडला नवासा, और बाएं जानिब ईशल थी उनकी लाडली पोती। दोनों बीजान को संभाले शादी हॉल आए थे जब फोटोग्राफर ने आगे बढ़कर उन तीनों की एक यादगार तस्वीर बनाई थी। ये मंजर था तो बहुत सादा पर था दिलकश। बीजान को बैठाकर ईशल अब नेहा के पास चली आई थी। तुम तो पर्पल ड्रेस पहनने वाली थी, नेहा ने उसका ड्रेस देखते ही पूछा था। अच्छा हुआ जल गया, देखो मेरा ड्रेस अच्छा है ना? ईशल ने हल्के गुलाबी रंग के नेट मैक्सी को खुशी खुशी दिखाते हुए कहा था। बहुत अच्छा है, तुम्हारी चॉइस है। नहीं नहीं, शहजीन भाई ने लेकर दिया है, ईशल ने शौक से बताया। अब तो भाई कहना बंद करो। ये बिस्मा थी जो आते ही शुरू हो गई थी। ओमान भाई यहाँ होते तो वो भी यही करते, ईशल ने बिस्मा को जवाब दिया। पर वो ओमान नहीं, शहजीन है, समझी? कितना ख्याल करते हैं वो तुम्हारा, बल्कि मुझे तो लगता है उन्हें हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल रहता है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हारा फ़ोन चेक किया था, वो आंख दबाती हंसी थी। तुमने वो टेक्स्ट मैसेजेस? ईशल को अब अपनी दोस्तों के सामने खैर नज़र नहीं आ रही थी। ये किसका ड्रेस पहनकर घूम रही हो? बतुल बेगम ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। मुमानी जान ने मामा बीजान ने लेकर दिया है। क्या? मैंने? बीजान के हैरान कुन एक्सप्रेशंस और शहजीन की हंसी साथ साथ थी। तुम्हें पता है जब तुमने पहली बार झूठ बोला था तो मैंने क्या किया था? बतुल बेगम ने ईशल को याद दहानी करवाई। जुल्म किया था मामा आपने अपनी छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची पर। और बीजान, आप मुझे ये बताइए, बीजान कहाँ थी आप जब मामा ने मेरे मुंह में हरी मिर्चें डाल दी थी? ईशल ने बीजान से लिपटते हुए गिला किया। वैसे मुमानी जान, उस मिर्च का कुछ असर नहीं हुआ, शहजीन ने शरारत से कहा। शहजीन अपनी मुमानी को पहले ही ड्रॉप कर आया था। वापस आकर वो बीजान और ईशल को लेकर पहले बुटीक गया था। ईशल ने वहीं ड्रेस चेंज किया था और वो घर से ज्वेलरी वगैरह पहले से ही साथ ले गई थी। शादी हॉल पहुंचते पहुंचते वो गाड़ी में ही तैयार हो गई थी। यूं ईशल आज डांट से बच गई थी जिसकी ज़्यादा खुशी शहजीन को थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अगली किस्त में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।